नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। चार शहर दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ से चार सहयोगी हमारे अलग अलग प्रदेश के और देश की खबरों के साथ जुड़ेंगे और आपके सामने दो दूनी चार यानी कि ठीक 2 बजे चार शहरों से अलग अलग खबरें रखेंगे। हम आपके सामने रखेंगे कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है उन गुंडों को, उन बमबाजों को जो कि पंजाब में पुलिस थानों पर हमले कर रहे हैं। इससे जुड़ी खबर विस्तार से आपके सामने बताएंगे और रखेंगे भी, लेकिन उससे पहले चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी पंकज झा हैं। आज बात यूपी में कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर किसके। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है। कहा कि समाजवादी पार्टी कहती थी कि जहां भी बाबा साहब का स्मारक बनेगा हम उसे तोड़ेंगे। बीएसपी और कांग्रेस के पास चुनौती अपना वजूद बचाने की है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होड़ मची है। बीजेपी के पास चुनौती है अपनी सत्ता बचाने की और समाजवादी पार्टी के पास सत्ता में वापसी करने की। और ये सब हो रहा है दलित वोटरों के नाम पर। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर होने वाली राजनीति पर आज बात करेंगे। चलते हैं जीतू के पास, मुंबई। धन्यवाद पंकज भाई। मुंबई में आज हम बात करेंगे पानी को लेकर मचे हाहाकार की। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पानी को लेकर बीते 5 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जो टैंकर पानी सप्लाई करते हैं उनके मालिकों ने हड़ताल कर रखी है। और इस समस्या से निपटने के लिए अब मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू कर दिया है, जिसके तहत तमाम टैंकरों को बीएमसी अपने कब्जे में ले रही है और तमाम जो प्राइवेट अंडरग्राउंड वेल्स हैं उनको भी अपने कब्जे में लेकर अब पानी सप्लाई का इंतजाम किया जा रहा है। धन्यवाद जितेंद्र जी। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने एक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में एक बयान दिया और उससे बिहार के राजनीति में हलचल क्यों मची है। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव कल आ रहे हैं दिल्ली, खड़गे साहब और राहुल गांधी से मिलेंगे, क्या है वजह, अंदर की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। दो दूनी चार में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बारी बारी से एक एक प्रदेश चलेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली से खबर है। और ये दिल्ली से जो खबर है वो सीधे पंजाब की जालंधर से भी जुड़ी हुई है। आपको याद होगा, बीजेपी नेता के घर पर बम फेंकने को लेकर लॉरेंस ग्रुप पर आरोप लगाए थे कि जिस व्यक्ति ने, अख्तर नाम के शख्स ने बम फेंका है, वो लॉरेंस ग्रुप का करीबी है। इसके बाद अब लॉरेंस ग्रुप ने सफाई दी है। एनडीटीवी को लॉरेंस ग्रुप ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है और ये जो जानकारी है वो एनडीटीवी के सहयोगी मुकेश सेंगर के साथ साझा की है। इस मामले में जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने सफाई देते हुए कहा है कि जीशान और शहजाद से उसका कोई लेना देना नहीं है, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने मनोरंजन कालिया के घर पर बम फेंका था। लॉरेंस गैंग ने इन दोनों को देश का दुश्मन भी बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि देश के दुश्मन है, इनको हम मारेंगे। एनडीटीवी को लॉरेंस ग्रुप ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। जालंधर ग्रेनेड ब्लास्ट से लिंक होने का दावा किया है और लॉरेंस ग्रुप ने यह भी कहा है कि आरोपी जीशान शहजाद से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये ब्लास्ट का आरोपी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये देश के दुश्मन है और इनको हम देख लेंगे, हम जीशान और शहजाद दोनों को मारेंगे। सीधे तौर पर लॉरेंस ग्रुप ने जो एनडीटीवी के सहयोगी मुकेश सेंगर के साथ जानकारी साझा की है उसमें ये धमकी दी है कि वो जीशान और शहजाद को मारेंगे क्योंकि ये देश के दुश्मन हैं। जीशान और शहजाद के साथ आशु राणा भी मिला हुआ है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, ये जानकारी भी लॉरेंस ग्रुप ने मुकेश सिंह सेंगर के साथ साझा की है। हमारा गैंग सतर्क रहे, हमारे नाम पर ये लोग पैसे वसूल रहे हैं। कौन कौन पैसे वसूल रहे हैं? जीशान, शहजाद और आशु राणा, ये बात कही है लॉरेंस ग्रुप ने। और एक एक करके हम इस पूरे लिंक को आपके सामने खंगालेंगे और रखेंगे और बताएंगे किस तरह से जो पंजाब में बब्बर खालसा का ग्रुप एक्टिव है और पिछले 1 साल के भीतर अगर देखा जाए तो जो लगातार हमले पंजाब में पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पर हुए हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे।
और देखिए इस मामले में जो मनोरंजन कालिया के घर पर हमला हुआ, उस मामले में 2 आरोपी जालंधर से पकड़े गए, एक आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से ही पकड़ा है। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और बब्बर खालसा ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए उसके आतंकी हैप्पी पेशिया पर 5 लाख का इनाम है, उसने ये जिम्मेदारी ले ली थी। हैप्पी पेशिया ने कहा था कि इस हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं और ऐसे हमले आगे भी हम करते रहेंगे। पंजाब से पिछले साल से अब तक तकरीबन 12 ग्रेनेड हमले हुए और इन 12 ग्रेनेड हमलों में ऐसे ही आतंकी संगठनों का हाथ है जिनके पीछे आईएसआई खड़ी है। आईएसआई एक बार फिर से पंजाब में आतंकवाद को हवा देना चाहती है और इसके लिए उसने तमाम ऐसे बब्बर खालसा के आतंकियों के जरिए पंजाब में हमले कराना शुरू किया है। हर हमले में जीवन फौजी और हैप्पी पेशिया का नाम सामने आया है और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है। साथ ही साथ लॉरेंस कनेक्शन की भी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने दावा किया था कि लॉरेंस के ग्रुप के अख्तर ने, जीशान ने ये ग्रेनेड हमला किया है, लेकिन अब लॉरेंस ने मुकेश सिंह सेंगर के साथ जो खास एक्सक्लूसिव जानकारी साझा की है उसमें अपने आप को इनसे अलग बताया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस जानकारी पर और ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, हमने ये स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से पंजाब में पिछले 1 साल के भीतर 12 से ज़्यादा ग्रेनेड हमले हुए हैं और ज़्यादातर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को शिकार बनाया गया है। पिछला जालंधर का मामला था ऐसा जिसमें बीजेपी लीडर को शिकार बनाया गया। लेकिन अब जब डीजीपी पंजाब के कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इसके पीछे, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सामने आके क्यों सफाई दे रहा है? देखिए, पंजाब के डीजीपी ने जो पहला आरोपी पकड़ा था बीजेपी नेता के यहाँ ग्रेनेड फेंकने के मामले में, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था कि इसमें जो जीशान अख्तर है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी लॉरेंस गैंग की है, लेकिन कई सारे जगहों पर ये खबर चली कि जो ये हमला हुआ है इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक विदेशी नंबर से आज सुबह मुझे एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में एक सोशल मीडिया पोस्ट थी। उस पोस्ट में ये कहा गया है कि जो जीशान अख्तर और शहजाद भट्टी, जिनका नाम बीजेपी नेता के यहाँ ग्रेनेड फेंकने में है, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। ये दोनों देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं और उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। ये लॉरेंस गैंग के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, इन्हें कोई पैसे ना दे, ये भी उसमें लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि लॉरेंस गैंग इन दोनों को मारेगा। दोनों के फोटो लगे हुए हैं उस पोस्ट में और फोटो में क्रॉस हो रखा है। इसका मतलब ये है कि लॉरेंस गैंग इन दोनों को मारेगा, क्योंकि तो लगातार लॉरेंस गैंग को बदनाम कर रहे हैं। आपके साथ तो विदेशी नंबर से जानकारी साझा की है, क्या उसी जानकारी के मैं ये फोटो अटैच करके जो उस पर क्रॉस बना हुआ है वो आपको भेजे? बिल्कुल उसी पोस्ट में ये दोनों फोटो हैं जिसमें क्रॉस बना हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि लॉरेंस गैंग अब शहजाद भट्टी और जीशान अख्तर इन दोनों को मारेगा। एक तीसरा और एक क्रिमिनल है जिसका नाम है आशू राणा, उसका भी नाम लिखा हुआ है और लिखा है कि ये तीनों पंजाब में बड़े पैमाने पर वारदातें कर रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ये पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इनसे कोई मतलब नहीं है। तो साफ साफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चेतावनी दी है कि इन दोनों को मारा जाएगा, क्योंकि ये लगातार लॉरेंस गैंग को बदनाम कर रहे हैं और दोनों ही देश विरोधी हैं, देश विरोधी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। हमने ये पहले भी रिपोर्ट किया था कि किस तरह से आईएसआई बब्बर खालसा के साथ मिलकर पंजाब के अलग अलग थानों में, खासतौर से जो पुलिस संस्थान हैं वहाँ पर ग्रेनेड हमले करवा रही है और नवंबर 2024 से अब तक 12 हमले पंजाब में हो चुके हैं, जिसमें कई थाने हैं, कई पुलिस चौकियां हैं, बीजेपी नेता का घर है। तो लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं और हर हमले के बाद जो हैप्पी पासिया, जो बब्बर खालसा का आतंकवादी है, और जीवन फौजी, ये दोनों सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और हमले की जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो ये दोनों मुकेश हैं कहाँ पर? हैप्पी पासिया लगा और जिसका नाम आप ले रहे हैं जीवन, ये दोनों हैं कहाँ? पुलिस इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है 1 दर्जन से ज्यादा हमलों के बाद? विदेश में हैं, ये काफ़ी लंबे समय से विदेश में हैं, कभी पाकिस्तान में भी रहे हैं, अब आजकल ये पाकिस्तान से बाहर हैं, विदेश में हैं और वहाँ से बैठकर बब्बर खालसा के लिए काम करते हैं। और जो हमले किए जा रहे हैं उनका मकसद साफ तौर पर ये था कि पंजाब पुलिस के संस्थानों पर हमले किए जाएं, बड़े जो नामचीन चेहरे हैं पंजाब में उन पर हमले किए जाएं, जिससे कि पंजाब में दहशत का
माहौल पैदा हो। लेकिन मुझे पंजाब के डीजीपी का एक बयान बड़ा चौंकाने वाला लगा कि उन्होंने इस पूरे जो 2 लोग पकड़े, उन्होंने कहीं भी हैवी पासिया का या बब्बर खालसा का नाम नहीं लिया, ना आईएसआई का नाम लिया। लेकिन जिस तरह से ये हमले हुए और जिस तरह से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि इसके पीछे बब्बर खालसा है और आईएसआई की शह पर पंजाब में बड़े पैमाने पर ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, जो कि पुलिस संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है या वहाँ के जो नामचीन चेहरे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अब लॉरेंस की पोस्ट ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे हमले में शामिल नहीं है और उसने ये कहा है कि जो जीशान अख्तर और सजाद भट्टी ये दोनों जो हमले करवा रहे हैं इनको वो मारेगा। जी, तो मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब सफाई दी है और साथ ही साथ सीधे तौर पर उन लोगों को निशाने पर ले लिया है जो पंजाब में हमले कर रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि ये देश के दुश्मन हैं, हम इनको मारेंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर के लिए चलते हैं सीधे पंकज झा के पास लखनऊ। कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, 2 बार उन्हें चुनाव हरवाया। तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए? बाबा साहब को चुनाव हरवाया। मैं बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। पूरा देश आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहा है, उन्हें स्मरण कर रहा है। लेकिन यूपी में एक अलग तरीके का सियासी घमासान मचा है। मामला दलित वोट का है, इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में होड़ मची है। खुद को अंबेडकरवादी बताने की, अपने को अंबेडकर का अनुयायी बताने की और दूसरे को दलित विरोधी साबित करने की। आज मैं 3 बयानों के जरिए यूपी के राजनीति में दलित वोट की अहमियत को लेकर चल रहे सियासी घमासान का जिक्र करूंगा। आज अखिलेश यादव जब लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए तो वो लाल टोपी तो पहने थे, लेकिन उनके साथ नीला गमछा भी था, जो दलितों के मान सम्मान के प्रतीक वाला रंग माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहब अंबेडकर को स्मरण किया और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी कहती थी कि जहां भी बाबा साहब का स्मारक बनेगा हम उसे तोड़ देंगे। एक बयान कांग्रेस के सांसद जो सहारनपुर से हैं इमरान मसूद का भी आया है। वो कहते हैं कि जब बड़ा तूफान आता है तो छोटे छोटे नाव पलट जाते हैं, डूब जाते हैं, बड़ी किश्ती यानी बड़ा नाव ही, बड़ा जहाज ही बच जाता है। इसीलिए उन्होंने अपील की है कि आप बड़े जहाज की तरफ आइए। उनका इशारा ये है कि समाजवादी पार्टी जैसी छोटी पार्टियों में क्या जाना दलितों और मुसलमानों को, वो आए तो कांग्रेस के फोल्ड में आए। इसी पर आज बात करते हैं और बात इसीलिए भी जरूरी है कि 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीडीए के फार्मूले के साथ अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी भी है। उससे पहले सुन लेते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ये जो सनसनीखेज आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर, क्या कहा योगी ने आज लखनऊ में। जब हम यहाँ पे आज बाबा साहब की पावन जयंती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखना इतिहास की घटनाएं अपने आप में एक सबक भी होती हैं। और जो चर्चा यहां पे ब्रजलाल जी ने की थी, जो बात उन्होंने यहां पे बाबा साहब के बारे में और जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आदि से अंत तक मैं भारतीय हूं इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा, लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा।
शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहां से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे जरूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। यूपी में 21% दलित वोटर हैं। इनमें से भी आधे से अधिक, करीब 55% जाटव बिरादरी के हैं। बीएसपी की चीफ मायावती भी इसी बिरादरी से है। मायावती ने अंबेडकर की जयंती से पहले ही अपने घर का झगड़ा निपटा लिया। यानी भतीजे आकाश आनंद, जिन्होंने मायावती ने जिन्हें कभी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था और पिछले 3 मार्च को पार्टी से बाहर कर दिया था, उनकी घर वापसी हो गई है। हालांकि आकाश आनंद ने उससे पहले माफी भी मांगी और ये भी शर्त रखी है आकाश के लिए, जो उन्होंने मान ली है कि अपने ससुर, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं बीएसपी के अशोक सिद्धार्थ, से कोई तालमेल नहीं रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो 21% दलित वोटरों की लड़ाई है, खासतौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। पीडीए के फॉर्मूले से लोकसभा की 2 जनरल सीटों पर उन्होंने दलित उम्मीदवार उतारे। अब उसे लगता है कि 2 साल में जो बाद में चुनाव होने हैं, इन्हीं दलितों के सहारे वो सत्ता में वापसी कर सकती है। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी के लोग ढोंग करते हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए 2 नेता प्रवक्ता मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं मनोज काका और बीजेपी की तरफ से हैं राकेश त्रिपाठी। दोनों का हम स्वागत करते हैं इस बहस में। सबसे पहले सवाल उठता है, हम जो पूछ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के मनोज काका से। आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ के बयान को कि समाजवादी पार्टी तो बाबा साहब के स्मारक को तोड़ने की बात करती थी, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो बाबा साहब की आज 134वीं जयंती है। उस पर आप सभी को और आपके संस्थान के माध्यम से देश भर को जय भीम बोलते हुए, योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति हैं जो किसी भी संवैधानिक मूल्य और मान्यताओं को नहीं मानते। बाबा साहब पर बोलने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा साहब के विचारों को पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अब बाबा साहब के मूर्तियों पर माला तो पहना रही है, लेकिन उनके विचारों पर ताला डालना चाहती है। योगी आदित्यनाथ जो रामायण में एक बात है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। योगी आदित्यनाथ जी से जब कोई पूछता है कि क्या आपको अपने जाति पे गर्व है, कि आपको संवैधानिक मूल्य और मान्यताओं पे गर्व है, तो योगी आदित्यनाथ जी हमेशा उन्मादी बयान देते हैं। जो अपना एक जाति संगठन को हर तरह का हिंसात्मक प्रदर्शन करने के लिए, सशस्त्र प्रदर्शन करने के लिए छूट दिए हों, वो जाति की बात करते हैं और वो संविधान की बात करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था। आप जो आजकल नए अंबेडकरवादी हुई है आपकी पार्टी, एक जमाना था जब प्रमोशन में आरक्षण का आपकी पार्टी ने विरोध किया था, संसद में सबने देखा था, और जितने भी दलित सम्मान से जुड़े हुए लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो स्मारक बने थे, जो हॉस्पिटल के नाम, मेडिकल कॉलेज के नाम पड़े थे, ये सब बदला क्यों गया था? इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? नहीं, आपका जो सवाल है उससे मैं संबद्ध हो रहा हूं, कोई भाग थोड़ी रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आपने ये भी देखा होगा कि एक ऐसे नेता ने पीडीए के रूप में इस तरह की अवधारणा का इस तरह की अवधारणा का इजाद हुआ कि सामान्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा मेरठ में और अयोध्या में हमने सामान्य सीटों पर भी आरक्षित वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाया। तो हम तो राजनीतिक भागीदारी तय करते हैं, और आप भी समझ रहे होंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में बिना राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किए हुए किसी भी समाज की सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक भागीदारी और शासकीय भागीदारी नहीं सुनिश्चित की जा सकती है। अगर बाबा साहब के विचार से योगी आदित्यनाथ जी इतने सहमत होते हैं और संबद्ध होते हैं, तो बताएं कि उत्तर प्रदेश में जितनी नियुक्तियों में सिर्फ उनके स्वजाति लोगों में ही उनको प्रतिभा क्यों दिखती है? योगी आदित्यनाथ, राकेश त्रिपाठी जी को मैं लाना चाहता हूं। मनोज जी, 1 मिनट। राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं एक बयान का जिक्र करना चाहता हूं जो अखिलेश यादव ने 12 तारीख को कांशीराम, जो बीएसपी के संस्थापक रहे, बीएसपी पार्टी बनाई, उनके बारे में उन्होंने कहा, वो भी अपने गृह जिले इटावा में कहा उन्होंने कि बार बार कांशीराम जी चुनाव हार रहे थे और ये मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी और इटावा की जनता ही है जिन्होंने कांशीराम जी को पहली बार संसद में पहुंचाया, उन्हें सांसद बनवाया। क्या कहेंगे इस पर? कांसीराम के प्रति उनके क्या विचार रहे हैं, मायावती जी को लेकर के क्या व्यवहार रहा है? पंकज जी, ये देश से किसी से छुपा नहीं है।
देश ने देखा है 1995 का स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जब मायावती की हत्या की साजिश रचते हुए समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार की गुंडागर्दी की थी और भारतीय जनता पार्टी तनकर के सामने खड़ी थी। हमने मायावती जी की न केवल जान की रक्षा करने का काम किया बल्कि उनके सम्मान को सुरक्षित करने का काम किया। देखिए इस बात यह है, समाजवादी पार्टी ने जब जब सत्ता में रही है तब तब हमेशा दलितों पर अत्याचार की घटनाएं देश में सर्वाधिक हुई हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान तो आजम खान के इस तरह से किया करते थे कि जहां जहां बाबा साहब की अंबेडकर की मूर्ति लगी है, समझिए कि वो जमीन कब्जा हो चुकी है और जिस तरफ उनकी उंगली दिख रही है समझ लो ये जमीन कब्जा होने वाली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सार्वजनिक तौर पर भूमाफिया कहने वाले लोग, और याद करिए ना कि मायावती जी ने जब अंबेडकर स्मारक लखनऊ में बनाया था तो इस अंबेडकर स्मारक को मुलायम सिंह यादव जी ने अय्यासी का अड्डा कहा था। समाजवादी पार्टी ने बारंबार बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का, बहुजन नायकों का, बहुजन महापुरुषों का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, कांसीराम जी का, सबका अपमान करने का काम किया है। दलितों को लेकर के इनकी सोच किस तरह की रही है, ये इनकी कार्यपद्धति से दिखती रही है, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध कर रहा हो। रोकना चाहता हूं, एक सवाल ये भी है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस के खिलाफ भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में कांग्रेस ने हराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद चुनाव प्रचार करने गए थे, बट हिंदू महासभा ने भी तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। आजकल जो आप लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम जप रहे हैं, नहीं, हिंदू महासभा ने लड़ा होगा तो बिल्कुल लड़ा होगा। हिंदू महासभा कोई भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने या जनसंघ ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं किया। देखिए लोकतंत्र में चुनाव लड़ना तो एक बात है, लेकिन जिस तरह से जानबूझ करके अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों को पढ़िए या उनके भाषणों को, संसद में दिए गए भाषणों को देखिए कि कैसे उनको कितना अपमानित करने का प्रयास किया गया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थानों को, वो पंच तीर्थों, उनको अगर सम्मान देने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज उन पंच तीर्थों को हमने स्थापित करने का, उनको हर प्रकार का सम्मान देने का काम किया है। देखिए आज वास्तविकता में बाबा साहब जिनके उत्थान की बात कर रहे थे, जिनको आगे ले जाने की बात कर रहे थे, उस गरीब वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सर्वाधिक उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण नीतियों से हुआ है। वरना किसने पक्के मकान के बारे में सोचा था, किसने उनके घर में पेयजल पहुंच जाए इसके बारे में सोचा था, आज उनके बैंक में खाते खुल जाए इसकी कल्पना कौन कर पा रहा था। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जैसे दल केवल उनको वोट बैंक बना करके रखते थे, उनका बैंक बैलेंस ना बढ़ने पाए इसका हर प्रकार की चिंता करते थे। और बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो आज अखिलेश यादव जी के मुंह से देख करके बहुत हंसी आती है, जिसने अपनी सत्ता में रहते हुए हर प्रकार का अपमान किया है। वो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल वोट के लिए आज उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है, विशेष करके दलित बिरादरी के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के प्रति इनका जो प्रेम है वो पूरी तरह से दिखावा है। मनोज जी, मैं राकेश जी जरा मैं मनोज जी को बीच में लाना चाह रहा था जी। अब मनोज जी, एक जो कहा जाता है लगातार और पिछले कई सालों से कि समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक साथ समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, खासतौर से जो हम कहें बेस वोटर उनके यादव हैं, और दलित एक साथ नहीं जा सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं दिखा, पर ये जो धारणा बनी हुई कैसे टूटेगी? देखिए, आपका एक पत्रकार के तौर पर पूरी तरह से आपका हक है कि आप इसका निर्मम विश्लेषण करें। वोट कौन किसको देगा नहीं देगा वो अलग की बात है। जो अखिलेश यादव जी आज के दौर में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बाबा साहब की सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई से बहुत बड़ी लड़ाई होती है। उन्होंने जो आज बात कही है बाबा साहब के माल्यार्पण के बाद, क्या बात कही है, मैं साथी को कहूंगा कि बहुत उग्र होने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजकल गालीबाजों का और उग्र प्रदर्शन करने वालों को ही अपना आदर्श मानती है। आपके आदर्श हैं और आपके राकेश जी मनोज जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए जरा। आप ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल 27 में खेल हो जाएगा, गालीबाजों को मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए साहब। नहीं, गालीबाजों को कौन आदर्श मान रहा है? नहीं, मनोज काका जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप आजम खान आपकी पार्टी के अब भी सीनियर नेता है, हर चुनाव में स्टार प्रचारक होते हैं और न्यायपालिका से बाकायदा सजायाफ्ता है। इस आरोप में उनके मुंह से लगातार अब शब्द निकलते हैं। अब शब्दों के मामले में आजम खान को सजायाफ्ता किया गया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप गालीबाजों को जो है संरक्षण देने का काम करते हैं। अरे अपने भीतर गिरेबान राकेश जी और मनोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास कम है। यूपी में दलितों के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी को उम्मीद है कि उनका वोटर जो है इनकी तरफ चला आएगा। दलित राजनीति की कहानी यूपी में कुछ ऐसी ही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब चलते हैं अपने साथी जितेंद्र दीक्षित के पास।
धन्यवाद पंकज भाई। और मुंबई से खबर है पानी को लेकर मचे हाहाकार की। कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में पहुंचे हैं, वहां के एक 5 सितारा होटल में चेक इन करते हैं और फिर आपको बताया जाता है कि होटल में तो पानी ही नहीं है। ऐसा ही हो रहा है इस वक्त मुंबई शहर में। देखिए, मुंबई शहर को पानी सप्लाई करने के लिए 7 तालाब इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि कुछ उनमें से कुछ शहर के भीतर हैं, कुछ शहर के बाहर हैं। लेकिन ये 7 तालाब भी मुंबई शहर इतना व्यापक हो चुका है कि पानी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। और ऐसे में मदद ली जाती है अंडरग्राउंड वाटर की, और जो पहुंचाते हैं टैंकर्स। बड़े पैमाने पर मुंबई भर में सैकड़ों टैंकर जो है रोज़ाना अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं और उन्हें 5 सितारा होटलों में, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में और हाउसिंग सोसाइटीज़ में पहुंचाते हैं। लेकिन इस वक्त ये टैंकर मालिक हड़ताल पर हैं। सारे टैंकरों की रफ्तार थम गई है और उसकी वजह से मुंबई शहर में हाहाकार मच गया है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ बीएमसी की ओर से जारी किए गए नोटिस के कारण। बीएमसी ने टैंकर मालिकों के खिलाफ एक नोटिस जारी की और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, आपको उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनके पास खुद को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंडरग्राउंड वाटर को निकाल कर उसको सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई और भी शर्तें थी, जैसे कि जिस जगह पर पानी का कुआं है उसके इर्द गिर्द 200 मीटर पर जो है वो जगह खाली रहनी चाहिए, और बहुत सारे कंप्लायंस थे। अब जब ये नोटिस आने के बाद बीएमसी अधिकारियों ने कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी। जिन लोगों ने कंप्लाई नहीं किया था उनके टैंकर सीज किए जाने लग गए, उनके वेल्स को जो है सील किया जाने लग गया, और इससे टैंकर मालिक भड़क गए और उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया। अब जब हड़ताल का ऐलान हुआ तो उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई और सरकार के कहने पर बीएमसी ने 2 महीनों के लिए अपना वो नोटिस स्थगित कर दिया कि उस पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद टैंकर मालिक जो है हड़ताल पर अड़े हुए हैं। टैंकर मालिकों का कहना है कि बीएमसी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरग्राउंड वाटर अथॉरिटी से बात करे और इस मामले का हल निकाले, क्योंकि 2 महीने के बाद फिर से यही होगा, फिर से बीएमसी नोटिस जारी करेगी और उनके टैंकरों को जो है सील किया जाएगा। तो इसकी वजह से ये हड़ताल बीते 5 दिनों से चल रही है और उसका नतीजा ये हुआ है कि कई हाउसिंग सोसाइटीज़ जहां पर कि मुंबई महानगर पालिका की ओर से जो पाइपलाइन का पानी जाता है वो नहीं पहुंचता, तो वहां टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा था। कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जहां पर बीएमसी का पानी पाइपलाइन के जरिए तो जाता है लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता, तो उनको पानी सप्लाई की जाती है इन टैंकरों के जरिए। वहाँ पर भी जो है दिक्कत हो गई है और कई 5 सितारा होटल, कई दूसरे प्रतिष्ठान जैसे बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का इलाका है जहां पर जो एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, नरीमन पॉइंट का इलाका है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वहां पर भी दफ्तरों में पानी नहीं आ रहा है। और कई दफ्तरों ने वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया है कि अगर दफ्तर में आना ज़रूरी नहीं है तो कर्मचारी अपने घर से ही काम करे। इस तरह का फैसला लिया गया है और हम देख रहे हैं कि कई सारे दफ्तर, आज तो चूंकि अंबेडकर जयंती है इसलिए छुट्टी का दिन है, लेकिन हमने गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार इन 3 दिनों में देखा कि कई दफ्तर जो है वो खाली पड़े हुए थे, वहाँ पर जो है लोग बहुत कम आए। आइए हम बात करते हैं राजेश ठाकुर जी से, जो कि मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपकी इस हड़ताल के मुख्य कारण क्या हैं, संक्षेप में बताइएगा 3-4 जो बड़े कारण हैं। सीजीडब्ल्यू का जो नॉर्म्स था 200 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए, उसके वजह से हमको एनओसी मिल नहीं रही थी। उनको हम लोग ने अभी आज हम लोग की गगरानी साहब से बात हो गई तो वो बोले स्टेट रिप्रेजेंट करेगा ये सब प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्या क्या है लिख के दे दो। और बृहन मुंबई की तरफ से आश्वासन दिया गया कि हम कुछ आपको तकलीफ नहीं देंगे, अभी आगे जाके आप कॉल ऑफ करो। तो हमारा एक 4 बजे मीटिंग है पूरे मुंबई के टैंकर ओनर्स का, वो मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन ये बताइए कि जो हड़ताल करने का फैसला किया गया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंडर वाटर अथॉरिटी जो है उससे लाइसेंस लेने में या उसके पास रजिस्ट्रेशन कराने में किस तरह की दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? सर, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें जो चीज वो डिमांड करते हैं वो अपडेट करना पड़ता है, अटैच फाइल करना पड़ता है। अगर वो फाइल अटैच ही नहीं होती है तो नेक्स्ट पेज नहीं खुलता है। तो बम्बई के लिए एक आइलैंड सिटी है, कंजेस्टेड
है ना, हम लोग का यही कहना था कि वो जो, हाँ, वो चीज है उसको शिथिल किया जाए, वो नॉर्म्स हम लोग को लागू नहीं किया जाए। तो वो आश्वासन दिया गया कि हम सेंटर से उसके लिए स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप लोगों का ये कहना था कि एक ऐसी स्थिति आपके लिए बन गई थी कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, एक तरफ बीएमसी जो है आपके खिलाफ नोटिस जारी करती है कि आप लोगों के टैंकर जो है सील कर दिए जाएंगे, आप लोग पानी सप्लाई नहीं करते, और अब दूसरी तरफ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया गया कि अगर आप पानी सप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसे में बीएमसी खुद आपके टैंकरों को हासिल करके पानी सप्लाई करना शुरू करेगी शहर में। जब आम रेसिडेंट्स रास्ते पे उतरेगा, उनके पास पानी की समस्या आएगी, तो उनके कॉल बीएमसी को ही जाएंगे, और उस वक्त हम लोग अगर बंद करके बैठेंगे तो समस्या बीएमसी को ज्यादा होगी। तो 2005 के अधिनियम के हिसाब से वो हमारे ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने हमको वक्त दिया कि 24 घंटे में आज कुछ तो रिजल्ट निकालो, नहीं तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, हम लोग 4 बजे एक मीटिंग है हम लोग की पूरी बंबई की, उसमें हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्या होना है। अभी तो एज इट इज पोजीशन पे है, लेकिन हमको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है भूषण गगरानी साहब जी ने। उनके साथ जो भी बैठे थे उन लोग के अधिकारी लोग, उन लोग ने भी बोला हम लोग फॉलोअप में रहेंगे और आपको जो भी एनओसी की प्रक्रिया उसमें हम लोग सहकार्य करेंगे। ठाकुर जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि मुंबई में कितने ऐसे प्राइवेट वेल्स हैं जहां से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, कितने टैंकर हैं और कितने एमएलडी पानी टैंकरों के जरिए मुंबई शहर में सप्लाई होता है? इस बारे में थोड़े से आंकड़े, थोड़ा सा जानकारी हमें देंगे? सर, छोटे से बड़े मतलब 2000 लीटर, 10,000 लीटर, 5,000 लीटर और 20,000 लीटर ऐसे टैंकर बम्बई में रन करते हैं। ऐसे कम से कम 1500 से 1800 टैंकर रन करते हैं बम्बई में डेली बेसिस पे, और हम लोग 300 mld तक पानी सप्लाई करते हैं, नॉन पोर्टेबल पानी। मतलब हम लोग बीएमसी का पोर्टेबल पानी वेस्ट होने नहीं देते, नहीं तो उनको बीएमसी को वही पानी नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए पोर्टेबल वाटर देना पड़ता था। वो हम लोग मतलब बीएमसी को हेल्पिंग हैंड ही है। तो बिल्कुल बीएमसी का पानी जो है वो पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो है आप पूरक का काम करते हैं और पानी सप्लाई करते हैं। ऐसे कितने कुएं हैं मुंबई में जहां से कि ये ग्राउंड वाटर निकाला जाता है और सप्लाई किया जाता है? उसमें से कितने प्राइवेट कुएं हैं? तो बम्बई में जितने भी कुएं वो सब प्राइवेट है। एक तो सोसाइटी में है, या तो किसकी ओनरशिप की लैंड है उस पे है। बीएमसी के प्रॉपर्टी पे कोई भी नहीं, सब प्राइवेट ही है। और ऐसे कम से कम नहीं बोले तो भी 700 से 800 कुएं रनिंग पोजीशन में अभी है। वैसे 2000 के ऊपर है, लेकिन रनिंग कंडीशन में 700 से 800 कुएं है पूरे बम्बई में। जी, तो क्या उम्मीद की जाए ठाकुर जी कि आज के दिन शाम तक कोई अच्छी खबर आ सकती है मुंबई वालों के लिए? आप लोग स्ट्राइक कॉल ऑफ कर सकते हैं? सर, अभी हम लोग की 4 बजे मीटिंग है, उसमें ही सब डिसाइड होगा। लेकिन हम लोग जो कमेटी मेंबर है सब पॉजिटिव है चालू करने के पीछे। लेकिन हम लोग के जो और मेंबर है पूरे बंबई में जितने भी टैंकर्स वाले हैं, अभी तो हम लोग के साथ मीरा रोड और नवी मुंबई भी रेडी हो गए थे कि आपको अगर तकलीफ हो गया तो अगर इमरजेंसी कायदा चालू कर दिया तो हम लोग भी खड़े करने वाले थे, लेकिन हम लोग ने उनको मना कर दिया। हम लोग ने इतना ही बोला कि आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप चालू रखो, बंबई को प्रॉब्लम है हम देख लेंगे। लेकिन अभी भूषण गगरानी साहब से बाद मीटिंग होने के बाद उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है हमको, कि उन्होंने ये बोला है आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगी और जो भी पीछे का नोटिस है उसको हम लोग रिवोक करेंगे। तो हम लोग ने बोल दिया उनको 4-5 घंटे का हमको वक्त दे दीजिए, हम लोग 4-5 घंटे में डिक्लेयर करेंगे कॉल ऑफ करना है या नहीं। जी, धन्यवाद ठाकुर जी इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि ठाकुर जी बता रहे थे, जो कि मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के साथ में जो इनकी अभी बैठक हुई है वो काफ़ी सकारात्मक रही है, और अगले 4-5 घंटों में हो सकता है कि ये खबर आए कि वाटर टैंकर स्ट्राइक जो कि बीते 5 दिनों से चल रही थी, जिसकी वजह से मुंबई शहर में हाहाकार मचा था, वो स्ट्राइक जो है वापस ले ली जाएगी। अब आइए आगे की खबर के लिए चलते हैं मनोरंजन भारती जी के पास। जी जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं मुंबई में पानी का ये संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा, शायद अगले 2-3 घंटों की बात है। लगे हाल बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए रोज़ वहाँ से राजनीतिक खबरें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार जो 2 खबर जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें पहली खबर जो है
वो हरियाणा से हुई है, बिहार के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन में भाषण दे रहे थे और वहाँ पे उन्होंने बोला कि बिहार में जो सम्राट चौधरी हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा। यानी बीजेपी के नेता, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। और जब सैनी साहब जब ये भाषण दे रहे थे तो उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य, उपेंद्र कुशवाहा और छगन भुजबल भी मौजूद थे उसी मंच पे। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सैनी साहब ने क्या कहा है, उसके बाद बाकी प्रतिक्रिया भी। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। मतलब इनका कहना है स्पष्ट कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। भाजपा के एक मुख्यमंत्री का ये बयान आता है तो इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, यानी बीजेपी की इंटरनल जो मीटिंग हुई है वो इनके जुबान पे खुलेआम ये इन्होंने बोल दिया है। शिवराज सिंह सैनी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर सैनी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप सबों ने, अर्थात जो सैनी कुशवाहा समाज के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी की हरियाणा में जीत सुनिश्चित की और बिहार में भी श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। इस बयान में कहा ऐसा है कि उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी की चर्चा की। दरअसल ऐसी भ्रांतियां जानबूझ करके फैलाया जाना ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने देखा कि किस ढंग से जेडीयू के नेता जो हैं इस मामले को लीपापोती कर रहे हैं, तो उधर आरजेडी के नेता तेजस्वी जो है इस पे चुटकी ले रहे हैं कि बीजेपी का सीक्रेट प्लान जो है लीक हो गया है। एक दूसरी खबर भी है और ये खबर भी तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आकर के वो मुलाकात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ में राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात होनी है। कल 11 बजे ये बैठक होनी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि हाल के दिनों में लगातार पिछले कुछ ही दिनों में 3 बार राहुल गांधी बिहार का चक्कर मार चुके हैं। वहाँ पे कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं। बेगूसराय में वो शामिल हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की सक्रियता से आरजेडी जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस इतनी सक्रिय क्यों हो गई है। कांग्रेस ने वहाँ पे नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया है जो कि दलित से हैं, वहाँ पे विधायक भी हैं, साथ ही नया प्रभारी जो कृष्णा अलावरू हैं उनको भी नियुक्त किया। और उसके बाद बिहार में कांग्रेस की गतिविधियाँ तेज हुई है। तो क्या करने के लिए आ रहे हैं तेजस्वी यादव? हमें जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी चाहती है कि जिस ढंग से एनडीए ने नीतीश कुमार को चेहरा घोषित किया है, महागठबंधन के तरफ से भी तेजस्वी यादव को जो है जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित किया जाए और कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है इस पे बातचीत होगी। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी, 19 ही जीती थी। इस बार भी क्या हालात बनते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये जो सैनी साहब ने कहा है उस पर तेजस्वी ने चुटकी ली है, क्या आपको लगता है कि ये एक हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ये बयान क्यों दे दिया? देखिए मनोरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से नहीं नागपुर से चलती है और लगातार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही है एक को आगे करके और दूसरे को खत्म करना। यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि कुछ को आगे करके लव को खत्म करना, ये इनकी गहरी सोच और साजिश है। ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ
कि देखिए पिछले 2-3 सालों से लगातार राष्ट्रीय जनता दल सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, जो 24 तीलियां हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इस आइडिया ऑफ इंडिया चाहे आजादी, समानता, भाईचारा या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल किया है और संगोल को पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश किया है। तो बात एकदम नागपुर की साफ है कि नीतीश कुमार जी को खत्म करना है उनको, और खत्म किससे करना है तो सम्राट चौधरी जी को आगे करवा के करना है। और सैनी साहब तो जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नागपुर का शब्द है, और इसके पीछे जो साजिश है। आपने सुबोध जी लव कुश का जिक्र किया, वो आप बिहार के बाहर बहुत लोग नहीं जानेगा, जिसने नहीं किया। हम अपने दर्शकों को बताएं कि कोयरी कुर्मी को बिहार में लव कुश जाति कहा जाता है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा उस मीटिंग में थे और बाकी लोग भी वहाँ थे, तो उनके वो कोयरी जाति से आते हैं। दोनों में शादियाँ भी होती है, इसलिए लव कुश इनको कहा जाता है जातियाँ। तो इनके बीच की राजनीति जो है सुबोध जी समझाने की कोशिश करते। चलिए, ये बात तो आपने अपनी राय रख दी। तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं, क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए मनोरंजन जी, लगातार सबसे पुराने अलायंस अगर है तो लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। जहां तक बात रही, अब मैं देख रहा था कि आप जो है अलवरू साहब की जो बातें हैं या फिर जो वहां पे यात्रा निकली हुई है, तो देखिए प्रभारी नियुक्ति इसीलिए होता है कि पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए। लेकिन बात राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम सब जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के मुख्यमंत्री हैं। पिछले बार भी 2020 में मात्र 12,000 वोट से पीछे रह गए थे और उनको हराया गया कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के द्वारा और पॉलिटिकल मैन्योवरिंग के द्वारा। अब जो तेजस्वी जी हैं और राहुल जी हैं, उनका बस एक लक्ष्य है, और लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जो है सत्ता में नहीं आने देना है। चलिए, आप यहीं पे बीच में मैं पूछ लेता हूं कि यदि कांग्रेस पिछली बार ही अच्छा करती, माले ने कांग्रेस से अच्छा किया, 70 में से 19 सीट जीतना, क्या इस बार आप उतनी सीट दे पाएंगे? कांग्रेस अच्छा करती तो आपकी सरकार थी वहां पे पिछले बार ही। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी भी सतह को टटोलने वहां पे गए हैं, और हम लोगों का भी ये मानना है कि पहला लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी और 20 साल की कुशासनी सरकार है नीतीश कुमार जी का, इनको उखाड़ कर फेंक देना है। तो लक्ष्य में जो सबसे मजबूत साथी जो ग्राउंड पे होगा, वो साथी जो है इलेक्शन लड़ेगा। और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातें जो निकल कर आएगी बाद में, वो इसी के ग्राउंड पर आएगी कि हमें किस तरीके से जो राहुल गांधी का लक्ष्य है, लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाए, इसी को लेकर ये जो है मीटिंग हो रही है। क्या ये बात सच नहीं है कि कन्हैया के पदयात्रा से, उसकी सक्रियता से आरजेडी लीडरशिप जो है खुश नहीं थी? वो नहीं चाहती है कि कोई तेजस्वी के सामने कोई और खड़ा हो? देखिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जमहूरियत में जनता भगवान होती है, और लगातार बिहार की जनमानस ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जिस तरीके से बाह फैलाकर मुख्यमंत्री के लिए 2020 में भी किया और आज 2025 में भी ये होंगे, तो कोई पार्टी अगर संगठन मजबूत करेगा तो ये लाजमी है कि ग्राउंड पे अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एक दूसरे को मदद नहीं करेगा तो फिर वो उसका कोई जो है आप मतलब 70 सीट तो नहीं दे रहे हैं ना आप लोग कांग्रेस को, इतना तो तय है। देखिए, लक्ष्य एकदम क्लियर है, 20 साल की कुशासनी सरकार को उखाड़ कर चलिए ठीक है, उसके लिए तारतम्य बना के कांग्रेस के साथ चलकर राहुल गांधी जी का जो सपना है कि बिहार में इस्टेब्लिश नहीं होने देना है भाजपा को, तेजस्वी जी का जो सोच है, डेवलपमेंटल प्लान है, उसके ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और चलिए, अच्छी बात है। देखते हैं कितने सीटों पे फैसला होता है। तेजस्वी आ रहे हैं, कल खड़गे साहब से मिलेंगे और राहुल गांधी से भी मिलेंगे। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। और सीधे अब चलते हैं विकास के पास। 2 दिन 4 में आज इतना ही। देखिए, जो खबरों का सिलसिला है वो लगातार एनडीटीवी पे जारी है। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट।